नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय आरएनके में आप सभी का स्वागत है। आज दफ्तर में बैठा कार्तिक आखिरकार अपने प्रेम के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करने जा रहा था। तलाक के जो कागज उसकी पत्नी प्रिया ने 1 महीने पहले ही साइन करके भिजवा दिए थे, उसकी दराज में पड़े थे। हर बार जब वह उन्हें देखता तो उसे प्रिया के कहे वह आखिरी शब्द याद आ जाते, जो जहर की तरह उसके दिल में चुभ रहे थे। मैं घुट घुट कर नहीं जी सकती इस मिडिल क्लास जिंदगी में कार्तिक। मेरे सपने तुम्हारी इस छोटी सी दुनिया से बहुत बड़े हैं। मैं मॉडलिंग के लिए बनी हूँ, तुम्हारी माँ के ताने सुनने और घर के काम करने के लिए नहीं। यह कहकर वह उस घर की दहलीज को हमेशा के लिए लांघ कर चली गई थी, जहाँ उसने कभी साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। जब रिश्ता ही मर चुका था तो इस कागज पर साइन करने में कैसा डर। कार्तिक ने खुद को मजबूत करते हुए पेन को उठाया, तभी उसका फ़ोन बजा। प्रिया की माँ का फ़ोन था। ना चाहते हुए भी उसने फ़ोन उठा लिया। जी माँ जी। दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई वह एक तूफान की पहली चीख थी। कार्तिक बेटा, तू कहाँ है? प्रिया सुबह से घर नहीं लौटी। सुनते ही कार्तिक का दिल सीने से बाहर आ गया। क्या? वह चौंकते हुए बोला, लेकिन तुरंत उसने खुद को संभाला और अपनी आवाज़ में जितनी हो सके बेरुखी से खोलकर कहा, मैं तो इसे क्या कर सकता हूँ माँ जी। वह तो अपना घर, अपना रिश्ता सब कुछ खुद ही छोड़कर चली गई। किसी दोस्त के यहाँ पार्टी कर रही होगी। यही तो आज़ादी चाहती थी। अब वह जहाँ जाए वहाँ जाए, मुझे इससे क्या लेना देना। बेटा, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। सास की आवाज़ डरी हुई थी। वह सुबह किसी इंटरव्यू के लिए निकली थी, बोली थी 1 घंटे में आती हूँ। शाम हो गई है, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। इंटरव्यू? यह शब्द सुनते ही कार्तिक के कान खड़े हो गए। मॉडलिंग का इंटरव्यू? क्या किसी खतरे में तो नहीं पड़ गई? एक पल के लिए उसके अंदर का टूटा हुआ पति और जख्मी आशिक एक दूसरे से लड़ने लगे। एक कह रहा था, अच्छा हुआ, अपने किए की सज़ा मिल रही है, इसी की लायक थी वो। लेकिन दूसरा, जो आज भी उसके दिल के किसी कोने में छुपा बैठा था, कांपने लगा था। लेकिन फिर उसने रूखे स्वर से कहा, मुझे नहीं लगता कोई चिंता करने वाली बात है। आ जाएगी, किसी दोस्त के यहाँ रुक गई होगी। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। लेकिन एक अजीब सी घबराहट ने उसके दिल को झकझोर लिया था। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। वह अपनी कुर्सी पर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जम गया था। अभी उसकी आंखों के आगे एक ही चेहरा घूम रहा था, प्रिया का वही खूबसूरत सा चेहरा जिसे वह घंटों निहारा करता था, और वही चेहरा जिसने उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द भी दिया था, उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। जब तलाक की बात पहली बार हुई थी, प्रिया अपनी सुंदर ड्रेस पहनकर तैयार थी, शायद किसी ऑडिशन के लिए। तुम कभी नहीं समझोगे कार्तिक, उसने आईने में खुद को देखते हुए कहा। मैं इस खूबसूरती के साथ तुम्हारी रसोई में ख़त्म नहीं होना चाहती। मेरे पंख हैं और मैं उड़ना चाहती हूँ। और हमारा प्यार प्रिया? कार्तिक ने पूछा था। उसकी आवाज़ में एक हारी हुई उम्मीद थी। प्यार पेट नहीं भरता कार्तिक, वो बेरुखी से मुस्कुराई, और ना ही सपने पूरे करता है। तभी कार्तिक ने अपनी मुट्ठी को जोर से मेज पर मारा। पास बैठे सहकर्मी ने चौंककर उसकी तरफ देखा। कार्तिक को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसके अंदर का तूफान शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, उसका दिमाग ठिठक रहा था। वह अपनी ज़िंदगी जी रही है, मुझे परवाह नहीं करनी चाहिए। उसने घबराहट में अपनी माँ को फ़ोन किया और सारी बात बताई। और क्या हुआ होगा बेटा? किसी अमीर जादे के साथ निकल गई होगी अपने मॉडलिंग के सपने को पूरा करने के लिए। अगर वह आगे बढ़ गई है तो तू भी चुपचाप उन तलाक के कागज़ों पर साइन कर दे और ख़त्म कर दे यह किस्सा। माँ का हर शब्द किसी हथौड़ी की तरह कार्तिक के दिल पर चोट कर रहा था। अजीब बात है, जो बातें वह खुद अपने दिमाग में सोच रहा था, वही बातें जब उसने अपनी माँ के मुंह से सुनी तो उसे चुभने लगी। उसके सीने में जलन एकदम सी उठी। उसके मन ने एकदम से जवाब दिया, नहीं, प्रिया ऐसी नहीं है। वह जिद्दी है, अपने सपनों के पीछे पागल है, लेकिन वह खुद को बेच नहीं सकती। उस एक पल में उसने फैसला कर लिया,
उसका दिमाग और दिल के बीच अब जंग खत्म हो चुकी थी। दिल जीत गया था। चाहे प्रिया उसकी नफरत करती हो, चाहे वह उसे छोड़कर जा चुकी हो, लेकिन आज भी वह उसकी पत्नी थी और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दुनिया की नज़र में ना सही पर उसकी नज़र में आज भी उसी की ही थी। उसने अपना लैपटॉप बंद किया, तलाक के कागज़ों को बैग में डाला और अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर वह ऑफिस से बाहर निकल गया। कार्तिक घर लौट आया, लेकिन घर उसे काटने को दौड़ रहा था। हर कोना, हर दीवार उस लड़ाई की याद दिला रही थी जिसके बाद प्रिया हमेशा के लिए वह घर छोड़कर जा चुकी थी। उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, यह तुम्हारी समस्या नहीं है, उसने खुद यह रास्ता चुना था, तुम क्यों परवाह कर रहे हो। वह आंखें बंद करके लेट गया, लेकिन बंद आंखों के पीछे उसे प्रिया का मासूम चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा जो उसके गुस्से और अहंकार के पीछे कहीं छिप गया था। वह छोटे छोटे अंधेरों से भी डर जाती थी। जिद्दी तो थी, लेकिन साथ ही बहुत भोली भी थी। क्या कोई उसकी इस मासूमियत का फ़ायदा उठा सकता है? यह ख्याल एक जहरीले सांप की तरह उसकी मन में रेंग गया। तभी फ़ोन फिर बजा। वही नंबर, प्रिया की माँ। हाँ बोलिए। उनकी आवाज़ में थकावट थी। बेटा, हम पुलिस स्टेशन आए हैं, लेकिन यहाँ कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सास की आवाज़ में एक हारी हुई निराशा थी। मैं आता हूँ कहकर कार्तिक ने रख दिया और तुरंत निकल पड़ा। पुलिस स्टेशन का माहौल व्यस्त, उदासीन और कुछ हद तक बेपरवाह था। एक हवलदार घूरते हुए उनकी तरफ देख रहा था। कार्तिक ने कांपते हुए हाथों से प्रिया की पासपोर्ट साइज फ़ोटो पुलिस वाले के मेज पर रखी। सर, यह मेरी पत्नी है प्रिया, कल सुबह से लापता है। पुलिस वाले ने फ़ोटो को एक नज़र देखा, फिर कार्तिक को ऊपर से नीचे तक। नाम, उम्र, पता बताओ। कार्तिक ने सारी जानकारी दी। सर, वह इंटरव्यू के लिए गई थी, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ। पुलिस वाले ने एक लंबी सांस ली, जैसे वह यह कहानी दिन में 100 बार सुनता हो। उसने अपने बगल में बैठे हवलदार को देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। देखिए मिस्टर कार्तिक, आजकल की लड़कियां बहुत एडवांस हो गई हैं। हो सकता है किसी दोस्त के घर रुक गई हो, या हो सकता है, आप समझ रहे हैं ना, किसी और के साथ चली गई हो। आजकल यह बहुत कॉमन है। यह सुनते ही कार्तिक के शरीर में खून खौल उठा। जिस पुलिस को लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए, वह बिना जांच पड़ताल के एक लड़की के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहा था। प्रिया ने उसे दुख दिया था, यह सच था, लेकिन कोई सड़क चलता इंसान या फिर वर्दी वाला ही उसकी इज्जत को इस तरह से तर करे, यह कार्तिक को बर्दाश्त नहीं था। यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। आप उसे ढूंढने की कोशिश तो कीजिए। वह पुलिस स्टेशन में चीख पड़ा। कोशिश तो हम करेंगे, इंस्पेक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, लेकिन 24 घंटे से पहले हम गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख नहीं सकते, यह नियम है। आप लोग घर जाइए और इंतज़ार कीजिए। 99% केस में लड़कियां एक दिन में खुद ही वापस आ जाती हैं या फिर उनकी खबर आ जाती है। तब तक हम उनका इंतज़ार करते रहेंगे और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। कार्तिक की आवाज़ में गुस्सा और बेबसी का मिला जुला भाव था। इंस्पेक्टर ने उसे घूर कर देखा। कानून हमें मत सिखाइए, जाइए यहाँ से और कल आइएगा। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही कार्तिक को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। जिस कानून पर उसे इतना भरोसा था, वह नियमों की कैद, किताबों में कैद था। उसकी पत्नी की जिंदगी से ज़्यादा जरूरी 24 घंटे का नियम था। घर लौटते हुए रास्ते में प्रिया की माँ बिलख बिलख कर रोने लगी। मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी? कार्तिक बेटा कुछ करो। कार्तिक उन्हें क्या जवाब देता? वह तो खुद टूट चुका था। उसकी नफरत, गुस्सा और अहंकार सब कुछ पुलिस वाले की उस घटिया बात के नीचे दब गया। उसे एहसास हुआ कि अगर प्रिया किसी मुसीबत में है तो पुलिस या समाज उसकी मदद नहीं करेगा। सिर्फ एक ही इंसान है जो उसे ढूंढेगा, क्योंकि नफरत के बावजूद उसके दिल के किसी कोने में आज भी यह सच जिंदा था कि प्रिया उसकी जिम्मेदारी है। वह सीधे अपने ससुराल पहुंचा। मुझे प्रिया का कमरा देखना है, उसने दरवाजे पर खड़े ससुर से कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी दृढ़ता थी। पुलिस कुछ नहीं करेगी, सुराग हमें ही ढूंढना होगा। प्रिया का कोई लैपटॉप या डायरी है जिसमें वह कुछ लिखती हो? कार्तिक ने सीधी बात की। हाँ, वह पुरानी दराज में उसका एक लैपटॉप पड़ा है, सासू माँ ने कहा। कार्तिक ने कांपते हाथों से लैपटॉप खोला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ब्राउजिंग हिस्ट्री, हाल की फाइलें, ईमेल सब कुछ खंगालना शुरू कर दिया।
हर क्लिक के साथ उसकी उम्मीद बढ़ती और फिर टूट जाती। सब कुछ सामान्य था। ऑनलाइन खरीदारी की वेबसाइट, खाना बनाने की रेसिपी और कुछ गाने। कहीं भी किसी नौकरी या इंटरव्यू का कोई जिक्र नहीं था। और तभी उसकी नज़र एक मेज पर पड़े एक रंगीन पैम्फलेट पर पड़ी। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, चमकती दुनिया में करियर बनाएं, ड्रीम इवेंट्स को चाहिए युवा स्मार्ट लड़कियां, आकर्षक वेतन और शानदार मौके। पता सेक्टर 18, नोएडा सिटी। कार्तिक के हाथ कांप गए। यह एक सुराग था। नोएडा सेक्टर 18। उसे नहीं पता था कि यह पता प्रिया के सपनों का दरवाजा था या फिर किसी भयानक साजिश का जाल। घर से निकला तो प्रिया के पिता ने कहा, बेटा मैं भी चलता हूँ। कार्तिक ने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा, फिर सपाट आवाज में कहा, नहीं, अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी खतरे में पड़े। आप घर पर रहिए, जैसे ही कुछ पता चलता है तो मैं आपको फ़ोन करूँगा। सेक्टर 18 का वह पता एक पुरानी कमर्शियल बिल्डिंग में था। लिफ्ट की जगह तंग सीढ़ियाँ थी। तीसरे माले पर एक छोटे से दरवाजे पर बोर्ड लगा था, ड्रीम इवेंट्स। कार्तिक का दिल जोर से धड़का। उसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खटखटाकर अंदर पहुंचा, जहां का ऑफिस छोटा और साधारण था। एक तरफ 2-3 लड़कियां घबराई हुई सी बैठी हुई थी। सामने एक मेज पर करीब 40 साल की एक महिला बैठी थी, 23 मॉडल, जिसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान भरी हुई थी। यस, आई कैन हेल्प यू, महिला ने पूछा। कार्तिक ने अपनी जेब से प्रिया की तस्वीर निकाली। यह मेरी पत्नी है। क्या वह यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी? तस्वीर देखते ही सिर्फ एक पल के लिए उस महिला की आंखों में पहचान की एक बिजली सी कौंधी, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। उसका चेहरा फिर से सपाट हो गया। यह बदलाव इतना सूक्ष्म था कि कोई और शायद ध्यान न देता, लेकिन कार्तिक की आंखें एक बाज की तरह थी। आई एम सॉरी, महिला ने ठंडी आवाज में कहा। इस नाम की कोई लड़की हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। हम रोज दर्जनों लड़कियों का इंटरव्यू लेते हैं। सबका चेहरा याद रखना मुमकिन नहीं। प्लीज़ मैम, एक बार ठीक से देख लीजिए। कार्तिक की आवाज़ में डर की याचना थी। उसने मुझे बताया था कि वह ड्रीम इवेंट्स में इंटरव्यू देने आ रही है। यह देखिए, यह पम्फलेट उसकी कमरे में मिला है। उसने पैम्फलेट की तस्वीर दिखाई। महिला ने तस्वीर को सिर्फ एक नज़र देखा और कंधे उचका दिए। यह हमारा पैम्फलेट नहीं है। कोई हमारे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आपको कहीं और पूछताछ करनी चाहिए। मैं पुलिस के पास में गया था। कार्तिक की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। उसकी बेबसी अभी गुस्से में बदल रही थी। वे कहते हैं कि 24 घंटे का इंतजार करो। मेरी पत्नी गायब है और आप कहती हैं मुझे कुछ पता नहीं। देखिए मिस्टर, महिला की आवाज़ अब सख्त और रूखी हो गई। यह मेरा ऑफिस है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं। अगर आपको कोई शिकायत है तो सही जगह जाइए। यहाँ मेरा और इन लड़कियों का वक्त बर्बाद मत कीजिए। सिक्योरिटी, एक गार्ड तुरंत अंदर आया। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाइए। गार्ड ने कार्तिक का हाथ पकड़ा। उस अपमान की घुटन ने कार्तिक के अंदर की सारी हद खत्म कर दी। उसने जाते जाते उस महिला की आंखों में देखकर कहा, आप झूठ बोल रही हैं। मैं जानता हूँ और मैं सच का पता लगा कर रहूँगा। उसे जबरदस्ती सीढ़ियों तक धकेल दिया गया। वह वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया, हारा हुआ, अपमान से भरा, लेकिन टूटा हुआ नहीं। वह जानता था कि अंदर बैठी वह औरत शातिर है। सीधे तरीके से वह कभी सच नहीं उगलेगी। कार्तिक को एहसास हुआ कि वह अकेला इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता। उसे किसी ऐसे की जरूरत है जो इस अंधेरी दुनिया के रास्ते को जानता हो। वह बिल्डिंग से बाहर निकला और सामने वाली चाय की दुकान पर बैठ गया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उस दिन अपने पुराने कॉलेज के दोस्त रोहन की याद आई। रोहन, जो अभी खोजी पत्रकार बन चुका था, वह हमेशा कहता था, जिस सच को पुलिस की वर्दी नहीं ढूंढ पाती, उसे एक पत्रकार की हिम्मत ढूंढ निकालती है। कार्तिक ने रोहन को फोन मिलाया। सालों हो गए थे बात किए। रोहन, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। कार्तिक, अरे वाह, आज कैसे याद किया भाई? मुझे तो लगा था तू मुझे भूल ही गया है। रोहन की आवाज़ में अपनापन था। बहुत मुसीबत में हो यार, तेरी ज़रूरत है। कार्तिक की आवाज़ में इतनी पीड़ा थी कि रोहन की हंसी एक पल में गायब हो गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कार्तिक ने उसे संक्षेप में सब कुछ बता दिया। बस थोड़ी देर रुक, मैं अभी पहुंचता हूँ, वहाँ से हिलना मत। फ़ोन कट गया। वह थोड़ी देर भी कार्तिक के लिए एक सदी जैसी थी। उस अकेलेपन में उसका दिमाग उससे उन दिनों में खींच कर ले गया जब प्रिया उसकी पूरी कायनात हुआ करती थी। उसे याद आया कॉलेज का वह फेस्ट,
जहां उसने पहली बार अपनी पत्नी प्रिया को देखा था। वह मंच पर थी, पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रही थी। उसकी आंखों में एक आग थी, कुछ कर गुजरने की। कार्तिक पहले ही नज़र में अपना दिल हार बैठा था। उनकी मुलाकातें बढ़ी। एक दिन कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए प्रिया ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर कहा था, कार्तिक, मैं तुमसे शादी तो करना चाहती हूँ, पर एक वादा करो। मैं एक आम लड़की की तरह घर में बंद कर नहीं रहना चाहती। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं। मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? कार्तिक ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया था। मैं सिर्फ तुम्हारा साथ नहीं दूंगा प्रिया, मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा। तुम जो करना चाहोगी करोगी, बिजनेस, नौकरी, कुछ भी। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। शादी के शुरुआती साल किसी खूबसूरत सपने जैसे थे। कार्तिक उसकी हर छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी करता। वह उसे नए नए कोर्स करने के लिए प्रोत्साहित करता, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। लेकिन फिर ना जाने कब उनके सपनों के बीच मॉडलिंग नाम का एक तूफान आ गया। प्रिया के सिर पर रैंप पर चलने, कैमरों की चकाचौंध में रहने का जब जुनून सवार हो गया। कार्तिक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, प्रिया, यह दुनिया वैसी ही नहीं है जैसी दिखती है, और औरत को अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। तो तुम चाहते हो कि मैं डरकर घर पर बैठ जाऊं? प्रिया की आवाज़ में पहली बार करवाहट आई थी। तुम भी बाकी मर्दों की तरह हो कार्तिक, चाहते हो कि पत्नी तुम्हारे पीछे चले, तुमसे आगे नहीं। बस यहीं से उनके रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो गई। कार्तिक का प्यार उसे झूठा लगने लगा था, और उसकी चिंता, उसका शक। दूरियां इतनी बड़ी कि एक दिन प्रिया ने उसकी सादी सी दुनिया को घुटन का नाम दिया और तलाक के कागजों के साथ हमेशा के लिए चली गई। पास से आती कुछ आवाज़ों ने कार्तिक को अपनी वापस उस दर्द की हकीकत में लपेट लिया। उसकी आंखें नम थीं। कहाँ गलती हुई मुझसे? उसने खुद से पूछा। क्या प्यार करना और किसी की फिक्र करना गुनाह है? थोड़ी देर में रोहन वहाँ पहुँच गया। रोहन का चेहरा किसी शतरंज के खिलाड़ी की तरह गंभीर था। देख कार्तिक, इन लोगों की सच्चाई जाननी है तो हमें दिमाग से काम लेना होगा। कहते हुए उसने अपनी जैकेट की जेब से एक छोटी सी बटन जैसी दिखने वाली चीज़ निकाली। यह एक स्पाइक कैमरा है। इसे हमें उसके ऑफिस के अंदर किसी तरह पहुंचाना होगा। लेकिन कैसे? वहां का गार्ड मुझे दोबारा अंदर घुसने भी नहीं देगा। रोहन मुस्कुराएगा। तुम नहीं जाओगे, कोई और जाएगा। उसने अपनी नज़रें सड़क के दूसरी तरफ बैठे एक लड़के पर टिका दी। वह लड़का चाय की दुकान पर कप में चाय छानकर डाल रहा था। उम्र में यही कोई 15 साल का होगा। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और मजबूरी थी। रोहन गाड़ी से उतरा और उस लड़के के पास गया। कार्तिक गाड़ी में बैठा यह सब देख रहा था। रोहन ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा, उससे कुछ देर बात की और फिर उसे कुछ पैसे दिए। लड़का हिचकिचाया, डरा, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया। रोहन वापस गाड़ी में आया। यह लड़का पूरी मार्केट में चाय सप्लाई करता है। अभी ड्रीम इवेंट्स के ऑफिस में जा ही रहा था। मैंने उसे सब समझा दिया है। वह चुपके से उस कैमरे को मेज के नीचे चिपका देगा। क्या वह यह कर पाएगा? रोहन, यह खतरनाक हो सकता है। कार्तिक की आवाज़ में चिंता थी। पैसे की ज़रूरत इंसान से कुछ भी करवा लेती है। कार्तिक अगले 15 मिनट इंतजार में नहीं बल्कि सांसों को रोक देने वाली दहशत में था। उन्होंने देखा कि छोटू डरते डरते चाय लेकर बिल्डिंग में घुसा। कार्तिक का दिल जोर से धड़क रहा था। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ सुनाई देगी और सब खत्म हो जाएगा। 15 मिनट के बाद छोटू लगभग दौड़ता हुआ बिल्डिंग से बाहर आया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वह सीधा रोहन की गाड़ी के पास आया। हो गया भैया, उसने हाँफते हुए कहा। मैडम किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, मैंने चिपका दिया। लेकिन वह लोग बहुत खतरनाक हैं। वह लड़कियों को बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे। यह कहकर वह बिना रुके चाय की दुकान की तरफ भाग गया। अभी इंतजार का दूसरा दौर शुरू हुआ। रोहन ने अपने लैपटॉप को कैमरे के रिसीवर से जोड़ा। स्क्रीन पर धुंधली सी तस्वीरें और फ्रेंड ड्रीम इवेंट्स के ऑफिस का अंदर का नज़ारा साफ हो गया। कैमरा ठीक जगह लगा था। वे दोनों किसी शिकारी की तरह लैपटॉप पर स्क्रीन पर नज़र गड़ाए हुए थे। ऑफिस में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कुछ और लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई और गईं, और वह औरत
जिसका नाम उन्होंने बाद में पता चला मैडम कामिनी था। वह सबसे वही बनावटी मुस्कान के साथ बात कर रही थी। कार्तिक को लगने लगा था कि शायद आज भी कुछ हाथ नहीं लगेगा, लेकिन शाम ढलते ही जैसे आखिरी लड़की ऑफिस से बाहर निकली, असली खेल शुरू हुआ। मैडम कामिनी ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, फिर उसने किसी को फ़ोन किया। कोई नहीं है, आ जाओ। 10 मिनट बाद 2 मोटे तगड़े खतरनाक दिखने वाले आदमी बाहर निकले। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि किसी कसाई खाने के जल्लाद हों। कितनी चिड़िया हैं? उनमें से एक ने अपनी घिनौनी हंसी के साथ पूछा। 2 हैं, लेकिन एक तो ज़्यादा ही फड़फड़ा रही है, कल वाली जो खुद को बड़ी मॉडल समझ रही थी। यह सुनते ही कार्तिक का खून जम गया। वह जानता था यह बात प्रिया के लिए हो रही है। तो काट दो उसके पर। चौधरी गुर्राया। उसे याद दिला दो कि पिंजरे में आने के बाद चिड़िया चहकती नहीं, सिर्फ हुक्म मानती है। कोई जरूरत नहीं है, आगे जाने के बाद वह सीधी हो जाती है। उनकी बातें, उनकी हंसी उस छोटे से कमरे में गूंज रही थी और यहाँ गाड़ी में बैठे कार्तिक के सीने में किसी जलते हुए भाले की तरह चुभ रही थी। उसने अपनी मुट्ठियाँ जोर से भींच ली। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शांत कार्तिक, शांत हो जाओ। यह गुस्सा हमें कमज़ोर करेगा। यह रिकॉर्डिंग इनको उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। बस अभी यह जानना है कि यह उन्हें कहाँ ले जाते हैं। गाड़ी एक अंधेरी गली में खड़ी थी और लैपटॉप की स्क्रीन बंद हो चुकी थी, लेकिन चौधरी के वे घिनौने शब्द कार्तिक के कानों में किसी पिघले हुए लावे की तरह उबल रहे थे। काट दो उसके पर। कार्तिक की आंखों में आंसू सूख चुके थे। उनकी जगह अभी एक ठंडे खतरनाक सन्नाटे ने ले ली थी। उसका शरीर कांप रहा था। मैं उस ऑफिस में वापस जाऊंगा, कार्तिक ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। रोहन ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दिया और उस गली से बाहर निकल लाया। पागल हो गए हो कार्तिक, यह गुस्सा तुम्हें मरवा देगा और प्रिया को भी हम हमेशा के लिए खो देंगे। तो क्या करूं मैं रोहन? कार्तिक बोला और सालों बाद उसकी आवाज़ में एक बेबसी का सैलाब फूट पड़ा। क्या मैं यहाँ बैठकर इंतजार करूं कि वह लोग मेरी प्रिया के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? अरे वह सिर्फ उड़ना चाहती थी और मैं ही था जो उसे कहता था कि आसमान में खतरे बहुत हैं। काश वह समझ पाती। कार्तिक ने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकी। हमें उसका पता लगाना होगा, रोहन बोला, जहां उन्होंने प्रिया को रखा है। कार्तिक बोला, मैं जानता हूँ, रोहन ने कहा, लेकिन कामिनी जैसी शातिर औरत कभी कोई सुराग नहीं छोड़ेगी। उसका पीछा करना खतरनाक हो सकता है। रोहन ने एक पल सोचा। उसकी पत्रकार वाली अनुभवी आंखें चारों तरफ का जायजा ले रही थी। कार्तिक, हर बड़े राज की सबसे बड़ी कमजोरी वह छोटे लोग होते हैं जो सब कुछ देखते हैं लेकिन हमेशा खामोश रहते हैं। इस बिल्डिंग की आसपास की दुकानें, यह दुकानदार, इस इलाके की जिंदा सीसीटीवी फुटेज हैं। अगली सुबह वे दोनों एक बार फिर इसी इलाके में थे। दुकानदारों से पूछताछ की लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर उसकी नज़र सड़क के कोने में एक छोटी सी पान की दुकान पर पड़ी। वहाँ बुजुर्ग आदमी बैठा था जिसके चेहरे पर जिंदगी के उतार चढ़ाव की गहरी लकीर रहती थी। कार्तिक उस बुजुर्ग के पास गया। उसकी आवाज़ में एक टूटे हुए पति का दर्द था। बाबा, यह मेरी पत्नी है, 1 हफ्ते से गायब है। पता चला है कि वह आखिरी बार इसी ऑफिस में आई थी। अगर आपने उसे देखा हो या इस ऑफिस के बारे में कुछ भी जानते हो तो प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। उस बुजुर्ग ने एक पल के लिए तस्वीर को देखा, फिर बोला, बेटा, यह लोग अच्छे नहीं हैं। उसने अपनी आवाज़ को लगभग फुसफुसाहट में बदल दिया। जो तुम सोच रहे हो वह सच है। यह कोई ऑफिस नहीं है, लड़कियों को फंसाने का अड्डा है। कहाँ ले जाते हैं उन्हें? कार्तिक की सांस अटक गई। यहाँ से बाहर भेज देते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, उधर के कोठों पर। मेरठ, कोठा, यह शब्द कार्तिक के दिमाग में हथौड़ी की तरह बजे। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कार्तिक अभी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह वहीं सड़क के किनारे बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गई थी और आंखें एक खालीपन में घूर रही थी। मेरी प्रिया, मेरी पवित्र प्रिया। उस नरक में वह बुदबुदाया। उसके मुंह से आवाज़ नहीं, सिसकियाँ निकल रही थी। रोहन ने उसे चाय की दुकान पर बैठाया और पानी पिलाया। कार्तिक, अभी हमें पता चल गया है। अभी हम प्लान बनाएंगे। मैं अपने संपर्कों से बात करके पुलिस का एक खास दस्ता लेकर जाऊंगा। लेकिन कार्तिक के चेहरे पर अभी दर्द की जगह एक बर्फीली शांति थी।
उसने रोहन की तरफ देखा नहीं। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, पुलिस की रेड से हड़कंप मचेगा। वो लोग प्रिया को मार सकते हैं या कहीं और ले जा सकते हैं। मैं यह जोखिम नहीं उठा सकता। तो फिर क्या करेंगे हम? रोहन ने पूछा। कार्तिक की आंखों में अब खतरनाक संकल्प था। मैं खुद एक ग्राहक बनकर उस कोठे पर जाऊंगा और अपनी प्रिया को खुद बाहर निकालूंगा। रोहन हैरानी और चिंता से कार्तिक को देखता रह गया। यह ख्याल ही कार्तिक को घिन से भर रहा था। उसे यह भी पता था कि यह एक जानलेवा कदम हो सकता है। अगर उसकी असलियत सामने आ गई तो वह उसे वहीं मारकर फेंक दिया जाएगा। लेकिन प्रिया के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली। कहाँ जा रहा है बेटा? माँ ने पूछा। प्रिया को लेने जा रहा हूँ माँ। उसके बिना उनकी आंखों में देखे कहा। लौट कर आया तो उसके साथ आऊँगा और अगर नहीं आया तो समझ लेना कि मैंने कोशिश की थी। यह कहकर वह घर से निकल गया। वह जानता था कि वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने जा रहा है। एक ऐसा जुआ जिसमें या तो वह अपनी प्रिया को वापस पाएगा या वह अपनी जिंदगी हमेशा के लिए हार जाएगा। एक काली अंधेरी रात में कार्तिक और रोहन एक पुरानी गाड़ी में मेरठ की तरफ जा रहे थे। पूरे रास्ते कार्तिक ने एक शब्द भी नहीं बोला। रोहन ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की थी। कार्तिक, यह बहुत खतरनाक है। कम से कम 2-3 लोगों को और साथ ले चलो। मेरे कुछ दोस्त हैं जो नए हैं। कार्तिक ने बीच में ही रोक दिया। जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा शक। मैं लेके आ जाऊंगा। तुम बस गाड़ी लेकर बाहर इंतजार करना। मेरठ पहुंचकर वे उस बदनाम कबाड़ी बाजार की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वह उस इलाके के करीब आते गए, कार्तिक का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह जगह किसी नरक के पहले दरवाजे जैसी थी। तंग गंदी गलियां, टूटी हुई सड़कें, हवा में शराब, सिगरेट और सस्ते इत्र की एक घुटन भरी गंध। हर कोने पर दलाल खड़े थे जिनकी गिद्ध जैसी निगाहें हर आने जाने वाले को तोल रही थी। रोहन ने गाड़ी गली के बाहर रोक दी। कार्तिक बोला, या तो मैं उसे लेकर लौटूंगा या फिर कभी नहीं लौटूंगा। यह कहकर वह गाड़ी से उतर गया। रोहन ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। सब ठीक होगा। कार्तिक ने अपने चेहरे पर एक बेपरवाह अय्यास आदमी का नकाब ओढ़ लिया। उसकी चाल में झूठी दबंगई थी, लेकिन अंदर उसका दिल एक भयानक तूफान से गुजर रहा था। एक दलाल तुरंत उसके पास आया। क्या चाहिए सेठ जी? पहली बार लग रहे हैं। इधर आपको पहले कभी नहीं देखा। कार्तिक ने अपनी आवाज़ में जितना हो सके भारी और रूखा बनाते हुए कहा। हाँ, कुछ नया माल है? यह शब्द माल उसके अपने कानों में ही जहर की तरह लग रहे थे। जिस औरत को कभी उसने देवी की तरह पूजा था, आज वह उस जैसी किसी के लिए यह शब्द इस्तेमाल कर रहा था। दलाल उसे एक पुराने जर्जर मकान की तरफ ले गया। अंदर दाखिल होते ही कार्तिक को लगा जैसे वह किसी जीवित नरक में आ गया हो। तेज कान फाड़ देने वाला संगीत बज रहा था और कुछ लड़कियां भी नशे में नाच रही थी। उनकी आंखें खाली थी, जैसे उनकी आत्मा ही कहीं छोड़कर फेंक दी गई हो। चारों तरफ शराब में झूमते लोग बैठे थे, अपनी हवस की आग में झुलस रहे थे। कार्तिक की नजरें एक एक चेहरे को स्कैन कर रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा वह छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। प्रिया, कहाँ हो तुम? तभी एक मोटी अधेड़ उम्र की औरत, जिसे सब मासी कहते थे, उसके पास आई। उसके आंखों में लालच साफ दिख रहा था। नया ग्राहक लगता है, उसने कहा। अरे साहब, आओ बैठो, जन्नत की सैर कराती हूँ आपको मैं। कार्तिक का खून खौल उठा, लेकिन वह चुप रहा। मासी ने ताली बजाई और 3-4 लड़कियों को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। उनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच होगी, लेकिन उनकी आंखें एकदम खाली थी। कोई भाव नहीं, कोई उम्मीद नहीं। वे जिंदा लाशें थीं। कार्तिक का दिल यह देखकर फट गया, लेकिन उसमें प्रिया नहीं थी। बस यही है, कार्तिक ने अपनी नफरत और दर्द को दबाते हुए कहा। मैंने कहा था कुछ नया चाहिए। मासी ने उसे घूर कर देखा, फिर वह जोर से हंसी। समझ गई, रुक, अभी दिखाती हूँ। उसने एक लड़के को इशारा किया। लड़का अंदर की एक कमरे की तरफ गया। कार्तिक की धड़कन और तेज हो गई। हर एक पल उसे सदियों जैसा लग रहा था। उसे एक अजीब सा डर लग रहा था, प्रिया को देखने का भी और उसे ना देख पाने का भी। कुछ पलों के बाद वह लड़का एक लड़की को लगभग घसीटते हुए बाहर लाया। लड़की लड़खड़ाते हुए चल रही थी, जैसे उसे नशा दिया गया हो, और उस लड़की को देखकर कार्तिक की दुनिया
उसका दिल, उसकी सांसें, सब कुछ एक पल के लिए रुक गई। वह प्रिया थी, उसकी प्रिया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें अंदर की ओर धंस गई थी, जैसे महीने से सोई न हो। उसके शरीर पर एक भड़कीला सस्ता सा घाघरा चोली था जो उसके जिस्म को ढकने से ज़्यादा उघाड़ रहा था। उसके बाहों पर, गर्दन पर, हर उस जगह जहाँ पर नज़र जा सकती थी, चोट के नीले काले निशान साफ दिख रहे थे। कार्तिक को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खौलता हुआ लावा उड़ेल दिया हो। उसका मन किया कि वह चीख कर दुनिया को बता दे कि यह उसकी पत्नी है, उसकी इज्जत है, और उन सब दरिंदों को अपने हाथों से मार डाले जिन्होंने उसकी यह हालत की थी। लेकिन उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। उसने अपने अंदर उठ रही तूफान को भी पी लिया। एक भी गलत कदम और सब खत्म हो जाता, एक भी आंसू और उसका नकाब उतर जाता। अगर उसे प्रिया को बचाना है तो प्रिया ने अपनी आंखें खोली, नज़रों से उसे देखा, पर शायद नशे, दर्द और गहरी निराशा के कारण वह उसे पहचान नहीं पाई। इसका क्या लोगी? कार्तिक ने अपनी कांपती हुई आवाज़ को साधते हुए कहा। मासी ने एक बड़ी रकम बताई। कार्तिक ने एक पल के लिए भावतोल नहीं किया। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर मेज पर रख दिए। मासी की आंखों में लालच की चमक आ गई। वाह लाला, बड़ा दिलदार है, तो ले जा, रात भर के लिए यह तेरी हुई। और फिर उसने प्रिया को धक्का देते हुए कहा, जा बाबू के साथ जा और देख, बाबू को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। प्रिया किसी मशीन की तरह बिना कोई भाव दिए उठी और एक छोटे घुटन भरे कमरे की तरफ चल दी। कार्तिक किसी इलाज की तरह उसके पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वो एक कमरे के अंदर पहुंचे और दरवाज़ा बंद हुआ तो कार्तिक से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने लड़खड़ाते हुए कदमों से प्रिया को थाम दिया। प्रिया, उसकी आवाज़ भर्रा उठी। यह आवाज़ जानी पहचानी आवाज़ सुनते ही प्रिया जैसे गहरी नींद से जागी। उसने अपनी खुली आंखों से कार्तिक के चेहरे को देखा। पहले उसकी आंखों में अविश्वास आया, फिर पहचान की एक हल्की सी लकीर, फिर शर्म, पीड़ा और अपमान का एहसास उमड़ा जिसे वह रोक नहीं पाई। वह कुछ बोल नहीं पाई। वह बस ज़मीन पर गिर गई और एक नए जानवर की तरह बिलक बिलक कर अपनी पूरी ताकत से रोने लगी। उसकी चीखों में महीनों का दर्द, हर रात का अपमान और टूटे हुए सपनों का शोर था। कार्तिक भी उसके सामने ज़मीन पर बैठ गया और उसको अपनी बाहों में भर लिया। बस प्रिया, बस, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। उसने प्रिया के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना है। कोई सुनेगा तो? निकलना है? कैसे? प्रिया ने अपनी टूटती आवाज़ में पूछा। उसकी आंखों में अब उम्मीद नहीं बल्कि यह गहरा डर था। यह लोग जानवर हैं कार्तिक, यह तुम्हें मार डालेंगे। तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, कार्तिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक ऐसी जिद थी, उसने प्रिया को भी चौंका दिया। मैंने एक प्लान बनाया है, तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। कमरे के कोने में एक छोटी सी खिड़की थी जो शायद पीछे की किसी गंदी सुनसान गली में खुलती थी। यह खिड़की, यही हमारा रास्ता है, कार्तिक ने फुसफुसाते हुए कहा। ठीक उसी वक्त जैसे कि रोहन और कार्तिक ने प्लान किया था, बाहर पीछे की गली में जोर जोर से पटाखों की आवाज़ आने लगी। एक के बाद एक कई रॉकेट और अनार फटने की धमाकेदार आवाज़ों से पूरा इलाका गूंज गया। कार्तिक जानता था कि उसके पास सिर्फ चंद मिनट हैं। उसने कमरे की पुरानी भारी मेज को अपनी पूरी ताकत से घसीटकर खिड़की के नीचे लगाया। फिर उसने अपने जूतों में छुपाई हुई एक छोटी सी लोहे की छड़ निकाली। यह छड़ वह खास तौर पर इसी काम के लिए लाया था। बाहर रोहन ने एक बड़ा सा रॉकेट छोड़ा। धड़ाम आवाज़ आई। इस हवाई आवाज़, धमाके की आवाज़ में कार्तिक ने छड़ से खिड़की की सड़ी हुई लकड़ी की जाली पर जोर से बल दिया। सड़ी लकड़ी चरमरा कर टूट गई, लेकिन पटाखों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि किसी को सुनाई नहीं दिया। दिवाली के दिनों में तो ऐसे धमाके लगे ही रहते हैं। अभी रास्ता साफ था। प्रिया, तुम्हें पहले नीचे उतरना होगा, उसने कहा। डरो मत, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। खिड़की ज़्यादा ऊंची नहीं थी, लगभग पहली मंजिल जितनी। दोनों जवाब दे चुके थे। वह डर से कांप रही थी। प्रिया ने अभी अपनी बची कुची हिम्मत जुटाई। कार्तिक ने पहले उसे खिड़की से नीचे उतरने में मदद की। जैसे ही प्रिया के पैर नीचे गंदी गली में पड़े तो
कार्तिक भी फुर्ती से कूद गया। गली में अंधेरा और बदबू थी। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागे। कुछ ही दूर पर गली के नुक्कड़ पर एक पुरानी कार स्टार्ट खड़ी थी। रोहन ने दरवाज़ा खोल के उनका ही इंतजार कर रहा था। वे दोनों तेजी से गाड़ी में बैठे। चल, जल्दी चल कार्तिक। इससे पहले कि किसी को कुछ पता होता, गाड़ी आगे बढ़ी और अंधेरे को चीरती हुई उस नरक हाउस से बाहर निकले। उस रात वे किसी गेस्ट हाउस पर रुके। रोहन अलग कमरे में था। कमरे की चार दीवारी के भीतर सिर्फ दो लोग थे। एक वो जिसके जिस्म पर कई जख्म थे और दूसरा वो जिसकी रूह पर उतने ही घाव थे। कार्तिक ने बहुत सावधानी से प्रिया को बिस्तर पर लेटाया। उसने पहली बार डीप ने इस प्रिया को ठीक से देखा। उसके गालों पर उंगलियों के बैंगनी निशान थे, होठ फटे सूखे हुए थे, कलाइयों पर रस्सियों के गहरे जख्म थे। कार्तिक ने गर्म पानी और तौलिया से बहुत धीरे से उसके जख्मों को साफ किया। हर बार जब गीला कपड़ा उसकी त्वचा को छूता तो प्रिया का पूरा शरीर सहर उठता। दर्द हो रहा है? कार्तिक ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी खुली निगाहों से छत को देखती रही। उस रात कार्तिक बिस्तर के पास जमीन पर बैठ गया और उसे देखता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ कार्तिक बाहर से चाय और बिस्किट लेकर आया। प्रिया बिस्तर के कोने पर सिमटी बैठी थी। प्रिया, कुछ खा लो। कार्तिक ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। कार्तिक की नजरें प्रिया से मिली, जिसमें एक गहरा असहनीय अपराध बोध था। तुम क्यों आए कार्तिक? उसने पूछा और हर शब्द के साथ उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने तुम्हें छोड़ा था। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया था। मैंने तुम्हारे साथ वह सब किया जो एक पत्नी को कभी नहीं करना चाहिए था। तलाक के कागजों पर दस्तखत करके भेजे थे। मैंने तो तुम्हारी छोटी सी दुनिया को घुटन कहा और तुम्हारे प्यार को पिछड़ापन कहा था। मैं तुम्हें नफरत से देखती थी। फिर भी फिर भी तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे उस नरक से क्यों निकाला? यह पूछते-पूछते उसका गला भर गया। कार्तिक ने प्लेट एक तरफ रखी। उसकी अपनी आंखें भी नम हो चुकी थी। वह उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गया। तुम जानती हो प्रिया, जब तुमने मुझे छोड़ा तो मुझे लगा कि मेरी दुनिया खत्म हो गई है। मैं तुमसे नफरत करने लगा था। रोज सोचता था कि काश तुम मेरी जिंदगी में कभी आई ही नहीं होती। तलाक के उन कागजों पर दस्तखत करने के लिए मैंने कितनी बार पेन उठाया तुम्हें पता भी नहीं, पर हर बार मेरा हाथ कांप जाता था, क्योंकि नफरत के नीचे बहुत गहरे मेरे दिल के किसी कोने में एक सच दबा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली। वो सच यह था कि मैंने तुमसे प्यार किया था प्रिया, सच्चा प्यार, और सच्चा प्यार शर्तों पर नहीं होता। वह यह भी नहीं देखता कि सामने वाला तुम्हारे साथ है कि नहीं। वह तो यह भी नहीं पूछता कि तुमने उसके लिए क्या किया। प्यार तो बस देता है, बिना कुछ उम्मीद के। प्रिया के आंसू और बहने लगे थे। उसने अपना चेहरा और घुटनों में छिपा लिया। जब मुझे पता चला कि तुम किस हाल में हो प्रिया, उस दिन मुझे लगा कि मैं खुद मर जाऊंगा। उसने अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछे। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाने आया कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं इसलिए आया क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत हो, और मोहब्बत कभी नहीं मरती। अभी प्रिया जोर-जोर से रोने लगी। यह हर महीनों का दबा हुआ दर्द, अपराध बोध और शर्मिंदगी का सैलाब था। वह हिचकिचाते हुए बोली, मैंने कितनी बड़ी गलती की कार्तिक। मैं सोचती थी कि तुम मेरे दुश्मन हो, लेकिन सच तो यह था कि तुम्हारी बाहों से ज्यादा सुरक्षित मैं और कहीं नहीं थी। आज जब मैं उस नरक में थी, तो मुझे तुम्हारी याद आई। वह हर बात याद आई जो तुमने मुझसे कही थी। यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। तुम सही थे और मैं कितनी मूर्ख थी। कार्तिक ने अपना हाथ धीरे से उसकी तरफ बढ़ाया और उसने कार्तिक का हाथ पकड़ लिया और जोर से जकड़ लिया, जैसे वह डूबते हुए को मिला आखिरी सहारा हो। मैं टूट गई हूँ कार्तिक। मैं अभी पहले वाली प्रिया नहीं रही। तो क्या हुआ? कार्तिक ने देखा उसकी आवाज में एक अद्भुत कोमलता थी। टूटी हुई चीजों को जोड़ा जा सकता है, और जब वह जुड़ती है तो वह पहले से ज्यादा मजबूत होती है। इसके बाद मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। अभी तुम मेरी बाजुओं में हमेशा सुरक्षित रहोगी। मैं वादा करता हूँ। अगर तुम चाहे तो प्रिया फपक फपक कर रो पड़ी, लेकिन अभी मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। कार्तिक ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। अभी कुछ मत कहो। मेरे लिए तुम अभी भी मेरी वही प्रिया हो, प्यारी सी चुलबुली सी प्रिया, जिससे मैंने इतना प्यार किया था। थोड़ी देर बाद रोहन अंदर आया और उन दोनों से बात करने लगा। प्रिया ने ऐसे-ऐसे खुलासे किए जिन्हें सुनकर रोहन और कार्तिक का दिल दहल गया।
फिर रोहन बोला, प्रिया जी, मैं जानता हूँ यह बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या आप अपनी कहानी दुनिया को बताएंगी? मैं वादा करता हूँ आपका चेहरा धुंधला रहेगा, आपकी आवाज़ बदल दी जाएगी, कोई आपको पहचान नहीं पाएगा, लेकिन आपकी कहानी वहाँ उन हजार लड़कियों को बचा सकती है, जो आज भी इस जाल में फंस सकती हैं। प्रिया ने कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक ने उसका हाथ थामते हुए कहा, यह फैसला तुम्हारा है प्रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रिया ने हिम्मत बटोरी। उसने हाँ में सिर हिलाया। एक बंद कैमरे के सामने सिर्फ एक धुंधली परछाई थी और उस परछाई के पीछे से एक बदली हुई आवाज, लेकिन दर्द से भरी हुई आवाज थी। प्रिया ने अपने साथ हुए हर जुल्म को, हर अपमान को, हर पीड़ा को बयान कर दिया। उसकी आवाज में इतना सच था कि सुनने वाला का दिल कांप जाए। अगले दिन कुछ दिनों में रोहन ने अपनी पत्रकारिता की पूरी ताकत झोंक दी। उस खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड हुई वीडियो को भी उसने बड़ी सावधानी से एडिट किया। कामिनी और चौधरी की वह घिनौनी बातचीत, जो सब शातिर योजनाएं, सब कुछ साफ-साफ सुनाई दे रहा था। रोहन ने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। शीर्षक था, नरक से लौटी लड़की की दर्दनाक कहानी। क्या हमारी बेटियां अभी सुरक्षित नहीं? कुछ घंटे गुजरे, फिर तूफान आ गया। एक नया वीडियो देखा, फिर 10 ने, फिर सैकड़ों ने, फिर हजारों ने। 24 घंटों के अंदर वीडियो लाखों तक पहुंच गया। हैशटैग जस्टिस फॉर व्यू में ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। लोगों ने आक्रोश की लहर दौड़ गई। बड़े-बड़े न्यूज़ चैनलों ने इस मुद्दे को उठाया। मामला इतना बड़ा हो गया कि मुख्यमंत्री को एक्शन लेना ही पड़ा। अगले 48 घंटों के भीतर पुलिस ने नोएडा और मेरठ दोनों जगहों पर एक साथ भारी छापे मारे। कामिनी और चौधरी और उनके पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया और 15 और लड़कियों को उस नरक से आजाद कराया गया। यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं थी, यह एक पूरे सिस्टम की हार थी और एक सच्चाई की जीत थी। जिस दिन यह खबर टीवी पर आई, कार्तिक, प्रिया और रोहन एक साथ बैठे उसे देख रहे थे। हथकड़ियों में जकड़ी कामिनी को स्क्रीन पर देखकर प्रिया के आंसू बह निकले। लेकिन आज यह बेबसी के आंसू नहीं थे, यह न्याय के, राहत के और एक नई शुरुआत के आंसू थे। वहीं कार्तिक प्रिया को उसके मायके ले गया। प्रिया के माता-पिता दरवाजे पर ही खड़े थे। उन्होंने अपनी बेटी को देखते ही उसे गले लगा लिया। मैं माँ-बाप और बेटी तीनों एक दूसरे से लिपट कर फूट-फूट कर रो पड़े। मेरी बच्ची तू वापस आ गई, माँ रो रही थी। कार्तिक के किनारे खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखें भी नम थी। तभी एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से कार्तिक की माँ उतरी। कार्तिक हैरान रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि माँ यहाँ आएंगी। कार्तिक की माँ भागती हुई, दौड़ती हुई प्रिया के पास आई और उसे कसकर गले लगा लिया। प्रिया का शरीर एक पल के लिए कांप कर रह गया। यह वही सास थी जिसे वह अपनी दुश्मन समझती थी, जिन्हें अपनी घुटन भरी जिंदगी का कारण मानकर वह अपना ससुराल, अपना परिवार, सब कुछ छोड़कर चली गई थी। उसकी सास उसे ऐसे सीने से लगा रही थी जैसे कोई माँ अपनी खोई हुई बच्ची को लगाती है। जब मुझे पता चला कि तुझे क्या-क्या झेलना पड़ा, मेरा दिल टूट गया। ऐसे दुख तो किसी दुश्मन को भी ना देखने पड़े। तू बहुत बहादुर है बेटी। प्रिया ने तुरंत अपने सास के पैर पकड़ लिए। माँ, उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, लेकिन उसमें हजारों माफियां थी। गलती मेरी थी, मैं अंधी थी, नासमझ थी, मैंने सोने को पत्थर समझकर फेंक दिया। कार्तिक की माँ ने उसे उठाकर फिर से गले लगाया। अभी बस, अभी कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अंत भला तो सब भला। अगली सुबह कार्तिक चुपचाप दराज से वही तलाक के कागज निकाल कर लाया और उन्हें प्रिया के हाथों में थमा दिया। तो उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। अभी शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। बिना कुछ सोचे उन्होंने मिलकर उन कागजों के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। वह सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, वह दर्दनाक अतीत की रात थी, जिससे वह हवा में उड़ाकर हमेशा के लिए आजाद हो रहे थे। जिंदगी के उस तूफान ने उन्हें सिखा दिया था कि मोहब्बत चमकते स्टेज पर नहीं, बल्कि अंधेरी सुरंग में भी एक दूसरे का हाथ थाम कर चलने का नाम है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताइए।